नमस्कार, स्वागत है सेहत संवाद में। साथ मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तेज रफ्तार वाली जिंदगी, भाग दौड़ और बदलती दिनचर्या में लोग अक्सर अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे में हमें याद आती है हमारी पुरानी परंपरा आयुर्वेद, जो न केवल इलाज का तरीका है बल्कि जीवन जीने की एक पूरी शैली है। आयुर्वेद में बीमारी को रोकने और शरीर को संतुलन में रखने के अद्भुत सूत्र हैं और आज की तारीख में दुनिया भी इसे अपनाने लगी है। इन्हीं मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रदीप पात्र जी। हम उनसे जानेंगे कि आयुर्वेद आज के समय में कितना कारगर है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह से आयुर्वेद को अपना सकते हैं और स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें किन बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं और आज का सेहत संवाद और जानते हैं सेहत से जुड़े वो राज जो हमें तन मन से तंदुरुस्त बनाएंगे। सर, स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। सर, सबसे पहले सवाल यही है सर कि आयुष यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर हैं, कौन कौन सी सर वहाँ पर पढ़ाई होती है, सबसे पहले दर्शकों को आप वो बताएं। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे को ये आप लोग के साथ बात करने को सौभाग्य मिला। जैसे आप बताएं, हम आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। मैं एक्चुअली हमारे छत्तीसगढ़ में ये शासकीय मेडिकल साइंस एंड आयुष विश्वविद्यालय है। मतलब यहाँ मेडिकल साइंस की सभी विषय इसमें हमारा एफिलिएटेड है, जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक, फिजियोथेरापी, नर्सिंग, नेचुरोपैथी इत्यादि। लगभग हमारे पास 67,000 स्टूडेंट एफिलिएटेड है और 165 कॉलेज हमारे साथ एफिलिएटेड है। तो सभी प्रकार जो ये डिग्री है, ये डिग्री के दायित्व हमारे पास है। सभी हेल्थ रिलेटेड, मेडिकल साइंस रिलेटेड की सभी डिग्री हमारे विश्वविद्यालय माध्यम से सभी विद्यार्थियों को मिलता है। अच्छा, बच्चों को शिक्षित करने के लिए सर अगर हम बात करें, टीचर्स की बात करें, तो टीचर्स किस लेवल के होते हैं ताकि बच्चे जब बाहर निकले पढ़कर तो एक जो समाज में अपने कर्तव्यों का निर्वहन वो अच्छी तरीके से कर सके। देखिए, जैसे मैं बताया विभिन्न प्रकार कोर्स को हम एफिलिएटेड हैं, उसके सब भारत सरकार की रेगुलेटरी बॉडी है। अच्छा। मेजॉरिटी जैसे मेडिकल साइंस के लिए इंडियन मेडिकल, हमारा जो एनएमसी है, नेशनल मेडिकल काउंसिल है, ऐसे आयुर्वेदिक काउंसिल है, होम्योपैथिक नेशनल होम्योपैथिक काउंसिल है, और पैरामेडिकल काउंसिल, इस टाइप का सभी काउंसिल है जो उसी के माध्यम से उनकी गुणवत्ता उन्हीं के माध्यम से गवर्न होता है। हमको उसको देखभाल करने की जिम्मेदारी शासकीयता से दिया जाता है, क्योंकि हम एकेडमिक हेड है। मतलब हम इसी एकेडमिक एक्टिविटीज़ की जो पढ़ाई लिखाई और परीक्षा और उसके गुणवत्ता का जो ध्यान रखना हमारी कर्तव्य है, क्योंकि हम रेगुलेटरी बॉडी का अंडर ही ये देखभाल करते हैं। तो जो टीचर्स जो है मेडिकल कॉलेज में, एग्जाम्पल में मैं एलोपैथिक टीचर्स की भी एग्जाम्पल लेता हूँ। हमारे MBBS होने के बाद उसके रेस्पेक्टिव फील्ड में पोस्ट का, जैसे MD MS होता है वो होता है, उसके बाद उसके सीनियर रेजिडेंसी होते हैं, जो सुपर स्पेशलाइजेशन DM जैसे होता है, DM MCH वो होते। उसके बाद ही हमारा जो MD और उसके साथ सीनियर रेजिडेंसी होना अनिवार्य है। कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए अनिवार्य योग्यता होता है। उसके बाद समय समय से ट्रेनिंग और रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह का वो करने का अनिवार्य रहता है। वो भी आजकल सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है, नहीं तो मेडिकल कॉलेज में टीचर्स नहीं बन सकते। उसी टाइप आयुर्वेदिक में भी है, होम्योपैथिक में भी है, नर्सिंग में भी है। ये सभी काउंसिल जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोफार्मा है, भारत सरकार के अंदर है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है वो भारत सरकार रेगुलेट करती है और स्टेट गवर्नमेंट उसको, भले हेल्थ जो है हेल्थ स्टेट चैप्टर है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स, टीचर की स्टैंडर्ड जो है भारत सरकार के मानदंड के हिसाब से हम यहाँ पालन करते हैं। अच्छा सर, आपकी बात की जाए तो आप किस में स्पेशलिस्ट हैं और आप
किसमें ज़्यादा माहिर है, महारत हासिल किया है आपने? धन्यवाद। ये अब एक व्यक्तिगत क्वेश्चन आप पूछे हैं। तो हमारा बेसिकली मैं एमडी बायोकेमिस्ट्री हूँ, जिसमें मेरा जो अनुवांशिक बीमारी है उसी में मेरा स्पेशलिटी है। और मैं जब एमबीबीएस पाठ्यक्रम में था उस समय से 1985 से मैं थर्ड ईयर की एमबीबीएस स्टूडेंट था, तभी से मैं सिकल सेल की बीमारी में कार्य करता हूँ। ये एक अनुवांशिक बीमारी है। एक अनुवांशिक बीमारी होने के नाते मेरे उस समय जब मेडिकल में पढ़ रहा था, अचानक, क्योंकि हम लोग को ड्यूटी लगता है, क्योंकि एमबीबीएस जो टीचिंग होता है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। हम वार्ड में जब नए नए जाते थे, देखिए ये सिकल सेल मरीज के पेशेंट्स देखने को बड़ा स्वस्थ है, कुछ बहुत ही ज़्यादा, देखे वो अचानक इनके अगले दिन आए तो वो बेड खाली है क्या ना, वो उनके सर्टिफाई हो गया, मृत्यु हो गया। मैं बोले ये क्या बीमारी है? तो उसका प्रति मेरा रुझान आया, तब से मैं उसके ऊपर कार्य कर रहा हूँ। और हमारा प्रोफेसर के अंडर रह के उस समय से कार्य कर, तो अभी तक यहाँ भी कार्य कर रहे हैं। यहाँ ज्वाइन करने के बाद ही, यहाँ मैं 96 में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज रायपुर में ज्वाइन किया। उसके बाद 2007 में मैं 2004 में गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के एक प्रोजेक्ट सिकल सेल के ऊपर जमा किया। उसके बाद इसके ऊपर हमको छत्तीसगढ़ शासन ने उसके प्रोजेक्ट सैंक्शन किए। भारत सरकार, आईसीएमआर, डीबीटी, डीएसटी, इवन अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एंड डीएसटी एक प्रोजेक्ट इसके ऊपर देता। तो इसी ऊपर आप ये जो कि हमारा डे टू डे एक्टिविटीज़ है, रिसर्च एक्टिविटीज़ करना, मेडिकल कॉलेज टीचर्स का एक फंडामेंटल कार्य है। पेशेंट देखने के साथ और पढ़ाई लिखाई और एग्जामिनेशन वर्क के साथ साथ रिसर्च करना एक हमारा फंडामेंटल वर्क है। उसी से मैं सिकल सेल बीमारी के ऊपर कार्य करता हूँ। और यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत मात्रा में पाया जाता है, लगभग 10% लोगों में ये जीन फ्रीक्वेंसी है करके मेरी जो रिपोर्ट में किया हूँ। अच्छा सर, आपने सिकल सेल के रोग के बारे में बताया, ये होता क्या है सर सिकल सेल? क्योंकि ये वास्तव मानिए ये मैंने भी पहली बार सुना। सिकल सेल रोग क्या होता है सर? ये आपके माध्यम से, ये बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप पूछें। ये आपके माध्यम से मैं दर्शक को ये बोलना चाहता हूँ, सिकल सेल बीमारी एक अनुवांशिक बीमारी है। इसमें खून की कमी होता है। खून जो है हमारा, जो आरबीसी है, जो रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं, तो ये इसके जो जीवन काल होता है 120 दिन से 150 दिन होता है। तो इसमें इस आरबीसी में हेमोग्लोबिन, हेम और ग्लोबिन होता है। मतलब एक आयरन कंटेनिंग पार्ट और एक ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट, ये दोनों मिलके हेमोग्लोबिन में रहते हैं। आरबीसी में माने मिलियंस मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन इसमें रहते हैं। तो इसके मेन काम जो है ऑक्सीजन को कैरी करना है, मतलब ऑक्सीजन हमारा लंग्स से टिश्यू को वो पहुंचाता है। तो इस जो आरबीसी में एक ग्लोबिन मॉलिक्यूल में 6th पोजीशन में डिफेक्ट हो जाता है, एक जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है। ये ऑटोमेटिक होता है, किसी के माध्यम से नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। और ये माता पिता से ये बच्चों को आता है। तो बच्चे जो है जन्म से ये रोग में ग्रसित रहते हैं। ऐसे साधारणतः लोग के जो हम देखे हैं, लोग सोच देते हैं खाना पीने से होता है कि किसी के छुआछूत से, बिल्कुल नहीं, ये माता पिता से। दोनों माता पिता, इसको मेंडेलियन रिसेसिव कंडीशन बोलते हैं। माता पिता से, दोनों माता पिता ये जीन रहेंगे तभी जाके बच्चों में ये बीमारी आएगा। तो इसमें जैसे आया, वो बचपन से 1 साल तक कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद बच्चों में क्या होता है, न खून की कमी दिखते हैं, बच्चे खेलते खेलते थक जाते हैं और उसके ग्रोथ कम होता है, पीलिया होता है, ऐसे और रिपीटेड इन्फेक्शन होता है, मतलब बुखार होता है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है, तिल्ली बढ़ जाते हैं, कुछ क्षेत्र में तिल्ली छोटा भी हो जाता है। और मैंने विभिन्न वेराइटीज है, और उसमें तिल्ली बढ़ जाता है, लिवर भी बढ़ जाता है, बच्चों की ग्रोथ कम हो जाता है। मतलब ग्रोथ करने के मतलब जो एक ही साथ की जो सिकलिंग बीमारी है, वो बच्चे और जो साधारण बच्चे, तो उसके कद काठी भी कम होता है और उसके ग्रोथ कम होते हैं।
तो इसके दो प्रकार होता है साधारण लोग को हमें समझाने के लिए। एक मतलब छोटी सिकलिंग और एक बड़ी सिकलिंग। छोटी सिकलिंग के क्या होता है, उसमें इलाज की जरूरत नहीं पड़ता है, वो भी सिकलिंग पॉजिटिव होता है लेकिन इसको इलाज की जरूरत नहीं पड़ता है। और बड़ी सिकलिंग जो है उसको इलाज की जरूरत पड़ता है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में AA बोलते हैं। और सिकलिंग जो कैरियर और छोटी सिकलिंग जो है AS होता है। वो AS वाले जो कैरियर है कि छोटी सिकलिंग है उसको कोई इलाज की जरूरत नहीं होता है, लेकिन इसके लिए हम जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। उसके लिए जो AS वाले मतलब कैरियर वाले कैरियर से शादी नहीं करेंगे तो उनके आने वाले पीढ़ी में AA सिकलिंग बड़ी सिकलिंग के बच्चा पैदा नहीं होंगे। ये चीज़ें आपके माध्यम से मैं दर्शक को बोलना चाहता हूँ। जो AS वाले जो छोटी सिकलिंग वाले को कोई डरने की ज़रूरत नहीं, उसको कोई माने रोग का कोई लक्षण उसको नहीं दिखता है, लेकिन सिकलिंग पॉजिटिव रहता है। वो शादी से पहले अपना खून जांच कर ले, ये एक बड़ी चीज़ें हो जाएगी। क्योंकि हम शादी से पहले सब देखते हैं, घर भी देखते हैं, परिवार देखते हैं, जाति गोत्र सभी देखते हैं, इसके साथ ये सिकलिंग भी मिलान कर ले। इस टाइप का सिकलिंग कुंडली बोलते हैं बोलचाल भाषा में, ये मिलान करने जैसे मतलब मैं सिकलिंग के AS मतलब छोटी सिकलिंग वाला हूँ, मैं सामने वाले जो मैं जिसको शादी करूँगा वो लड़की जो है छोटी सिकलिंग वाले नहीं होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। इससे हमारे आने वाले बच्चे जो है बिल्कुल बड़ी सिकलिंग मतलब AA नहीं होंगे। तो मतलब ये जो मैं लक्षण बोला AA वाले, जो खून की कमी होना और रिपीटेड इन्फेक्शन होना, बुखार होना, ग्रोथ कम होना, पीलिया होना और घाव हो जाना पैर में, लेग अल्सर वगैरह, वो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आजकल शासन से हमारा छत्तीसगढ़ शासन भी, जैसे मैं बोला 2007 से प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, उससे भी हमारा अभी तो सिकल सेल संस्था भी हमारा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा संचालित है 2013 से। और इससे क्या है, इसके रेगुलर जो है टेस्टिंग और दवाई वगैरह मुफ्त में सरकार वितरण करते हैं। और बिल्कुल सभी मेडिकल कॉलेज हमारा, जैसे शासकीय 10 मेडिकल कॉलेज है सभी में मिलता है। और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में भी सुविधा है। अब तो पेरीफेरी में भी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ये सुविधा धीरे धीरे जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे कहना मतलब जो भी सिकलिंग बीमारी ग्रस्त है वो आके ये दवाई वगैरह ले और जांच कराए, रेगुलरली सभी चीज़ें कराएंगे तो बिल्कुल आराम से जी सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ की बीमारी, तो ज़िंदगी भर दवाई खाते हैं। इसी टाइप का सिकलिंग जो बड़ी सिकलिंग वाले हैं वो अपने को छोटा मत माने कि जो एकदम बीमारी हो गया मैं क्या करूँ, एकदम डिप्रेशन में चले जाए, वो ना होए। और शासन द्वारा जो व्यवस्थित तरीका है, जो जिसको प्राइवेट भी जा सकते हैं, लेकिन शासन में सब सुविधा है आजकल सिकलिंग के लिए, वो अपने इलाज कराए, रेगुलरली दवाई ले। और बिल्कुल, और वो ये बात कुछ ना मेरे को जो बोलते हैं जे बोन मेरो ट्रांसप्लांट कराना है, ये सब चीज़ें, यस बोन मेरो ट्रांसप्लांट उसका एक परमानेंट इलाज है, लेकिन सभी को जरूरत नहीं पड़। जैसे 100 सिकलिंग की बड़ी सिकलिंग की मरीज है, 70-80% वालों को ये जो दवाई मिलता है ना, फॉलिक एसिड, हाइड्रोक्सीयूरिया, रेगुलर चेकअप करे तो बिल्कुल साधारण जीवन यापन कर सकते हैं, बिल्कुल मरते तक आराम से जिंदगी जी सकते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आपने दवाई लेके आराम से रहते हैं, इसी टाइप का आराम से जिंदगी जी सकते हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। और जो 10% मरीजों को बोन मेरो ट्रांसप्लांट की भी सुविधा माने लगता है, वो भी आजकल शासन से सुविधा है। हम लोग बोलते हैं एम्स न्यू दिल्ली बड़े बड़े, क्योंकि बोन मेरो ट्रांसप्लांट थोड़ा स्पेशलाइज्ड है, कुछ प्राइवेट संस्था में भी होता है, लेकिन शासन की जगह में थोड़ा सस्ते में होता है। तो हम जेहेतु शासकीय डॉक्टर हैं तो हम शासकीय हॉस्पिटल में रेफर करने की पसंद करते हैं। तो मरीज की अपनी इच्छा कहीं भी जा सकता है, लेकिन सुविधा है शासन की तरफ। बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी है। आजकल एक मॉडर्न थेरापी क्रिस्पर जीन एडिटिंग के ऊपर भी आप लोग न्यूज में सुनते होंगे, आपके माध्यम से ये भी मैं आपको दर्शक को बोलना चाहता हूँ। क्रिस्पर जीन एडिटिंग की भी जो थेरापी है वो ट्रायल है, हमारे ग्रुप इसके ऊपर कार्य कर रहा है। भारत सरकार की DSTM मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की आर्थिक मदद से ये ट्रायल हम लोग, भारत सरकार ने हमको परमिशन दिया है, हम लोग
कर रहे हैं उसके भी हम लोग बहुत आशावादी है, हम हिंदुस्तान में ये बड़ा सस्ता में कर सकते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल मोड में है। इसको हम नहीं बोल सकते, जैसे आप बोले तो कल आके बोले ये क्रिस्पर जीन एडिटिंग ये नहीं है, ये गलत फहमी में मत रहे, लोग कोई आपको मतलब कोई गलत सलाह भी मत दे आपको। आपके माध्यम से मैं एक जन जागरण करना चाहता हूँ क्रिस्पर जीन एडिटिंग, क्योंकि आजकल गूगल जो मोबाइल में सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अभी क्या है बाहर में ये वेस्टर्न कंट्री में इसके टेस्टिंग हो गया है, वो बहुत ही खर्चीला है, 22 करोड़ रुपया एक मरीजों की इलाज में खर्चा हो रहा है। तो हम प्रयास कर रहे हैं उसको एकदम बोन मेरो ट्रांसप्लांट की खर्चा के अंदर क्रिस्पर जीन एडिटिंग की कार्य करने के, सो दैट ये सभी मरीजों को बेनिफिट मिलेगा। इससे क्या है सिकल सेल की जो परमानेंटली इलाज हो जाएंगी। तो भगवान का हम भी प्रार्थना करते हैं जे ये चीज़ें हमको भी सफलता मिल जाए तो हम सुविधा में ये चीज़ें कर पाएंगे, लेकिन अभी बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। लेकिन हम आपके माध्यम से सभी दर्शक को सिकल सेल बीमारी के जो ग्रसित है परिवार है, रियली पहले तो हम जब पहले काम कर जाते थे 2007 में हमको तो भगाते थे लोग जो है, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा के तरफ ले लेते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी देखा जाए कि आपने जैसे बताया कि छोटी सिकलिन होती है, एक बड़ी सिकलिन होती है, एएस होती है, एक डबल एस होती है। तो यहाँ पर बात की जाए अगर इसको लक्षण जैसे किसी को होते हैं, जैसे छोटे में आपने बताया कि अनुवांशिक होता है, अगर छोटे में लक्षण हो तो सर इसे पहचाने कैसे कि नहीं इसको हम पहचान सकें, इसके लक्षण क्या होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो एएस वाले जो छोटी सिकलिन उसको तो कोई लक्षण नहीं आता। अच्छा। बिल्कुल सामान्य जीवन यापन करता है। अच्छा। है ना। हाँ। लेकिन जो डबल एस है हाँ। ये 6 महीना तक बच्चे जो है हाँ। वो बिल्कुल सामान्य रहता है, वो पता भी नहीं लगेगा। अच्छा। उसके बाद उसके लक्षण धीरे धीरे दिखना चालू होता है। जब बच्चे बड़े होते हैं 2-3 साल में ये माता पिता को एक्चुअली पता लगता है ये बच्चे मेरे उसके एनीमिया मतलब खून की कमी दिख रहा है, कभी कभी पीलिया दिख रहे हैं, इस टाइप का ये प्रारंभिक लक्षण दिखता है। तो माता पिता यूजुअली 2-3 साल बच्चे में लेके आते हैं। और कभी कभी लकवा भी मार देता है छोटे, साधारणतः छोटे बच्चों को लकवा नहीं मारता है, लकवा भी मार देता है। और पैर के नीचे जो है ना घाव भी हो जाता है, उसको लेग अल्सर बोलते हैं। इस टाइप का छोटी छोटी लक्षण। अच्छा सर, इसके इलाज क्या है? हाँ, इलाज क्या? ये इलाज जो है आजकल हम सिस्टमेटिक तरीके से इसको इन्वेस्टिगेशन करके, जैसे आप बताया जो शासकीय सिकल सेल संस्था में, शासकीय अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में ये इन्वेस्टिगेशन होता है। सभी टेस्ट साधारणतः सीबीसी है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, आंखों की जांच कर लेते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कर लेते हैं, जैसे तिल्ली वगैरह बढ़ा कि नहीं, ये सब जांच और सीबीसी रेगुलरली, ये सब चीज़ें सभी जगह में हो जाता है और होते ही है सभी। ये जैसे कर लेते हैं उसी को देखते हैं। और एक सिकलिंग के स्पेसिफिक जांच जो इलेक्ट्रोफोरेसी और एचपीएलसी वो करके वो छोटी सिकलिंग है कि बड़ी सिकलिंग है ये पता लगा लेते हैं। इसके उपरांत जो छोटी सिकलिंग है उसको हम आप काउंसलिंग कराते हैं, जब भाई मैरिज काउंसलिंग वगैरह। और जो बड़ी सिकलिंग है डबल एस वाले को, उनको हम इलाज जो फॉलिक एसिड और हाइड्रोक्सी यूरिया वगैरह ये हम इलाज शुरू कर देते हैं। ये रेगुलरली खाने की जरूरत है, ये अच्छा, लेना जरूरत। अच्छा सर, अगर इसका तो आपने इलाज बता ही दिया, बचाव कैसे करें ताकि ये हो ही ना? ये बचाव है सर, हम जल्दी से जानें। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये स्पेसिफिकली मैं साधारण तभी अभी बताया, लेकिन और एक बार मैं बताता हूँ। इसका बचाव की एक ही तरीका है, जो जिस एरिया में कुछ कम्युनिटी में ये ज्यादा दिखता है उस लोग थोड़ा सजाग रहे। अपने शादी से पहले और नहीं सो शासन की जो स्पेसिफिक जगह है वहाँ सिकलिंग जांच करा ले। सिकलिंग जांच करा लेंगे तो पता लग जाता है, ये निशुल्क होता है, बड़ी सिकलिंग या छोटी सिकलिंग। ये करा ले तो छोटी सिकलिंग हो जाएगा। तो वो अपने माता पिता ध्यान रखे, जो बच्चे बड़े हो जाएंगे, लड़का और लड़की, उसमें कोई सोशल स्टिग्मा मत लिए, वो अपने सतह ये अपने देख ले जे सामने वाले जो है बच्चों में सिकलिंग ना हो।
इसमें देखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। कोई भी नहीं चाहेगा अपना आने वाले पीढ़ी जो बच्चे जो है सिकलिंग, बड़ी सिकलिंग ग्रसित हो, तो वो कर लें तो बचाव हमेशा के लिए बचाव रहेगा। उस सिकलिंग, बड़ी सिकलिंग पैदा ही नहीं होगा बच्चे, क्योंकि सामने वाले सिकलिंग नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एएस हूँ, छोटी सिकलिंग वाले हूँ, वो सामने वाले जो है एएस नहीं होना चाहिए। मानो मैं डबल एस हूँ, मैं शादी करूंगा तो मैं सामान्य वाले को शादी करूंगा, ए वाले, तब मेरे जो बच्चे जो होंगे वो एएस ही होंगे, मतलब कैरियर छोटी सिकलिंग, तो उनको इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगा। 99% में इलाज की जरूरत नहीं पड़ता। मतलब एएस वाले जो हाई अल्टीट्यूड बहुत ही पर्वत आरोहण वगैरह करेंगे, इस टाइप का एक्टिविटीज में हम लोग मना करते हैं। इसी में थोड़ा दिक्कत होता है, नहीं तो एएस वाले को कोई परेशानी साधारणतः नहीं होता। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है, हम बात करें तो एलोपैथिक की तरफ लोग ज़्यादा रुझान किए हैं। बात की जाए तो आयुर्वेद हो गया और भी, तो इधर लोगों का रुझान कम है। होम्योपैथ हो गया, आयुर्वेद हो गया, इधर लोग कहते हैं बड़ा लंबा इलाज खींच देता है। एलोपैथिक जो है आप दवाई खाइए सही हो गए। नहीं, देखिए मैं एलोपैथिक के डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा जो इलाज विभिन्नोपैथी में बहुत सारे सुविधा है, क्योंकि मेरे पास तो सभी, मैं अभी जिस पद में कार्य कर रहा हूँ, मेरा एलोपैथिक भी जितना इम्पोर्टेंट है, आयुर्वेदिक भी इतना है, होम्योपैथिक भी इतना है, नेचुरोपैथी भी इतना है। आप इतना बढ़िया क्वेश्चन किए। आजकल रुझान की जो बात बोल रहे हैं, एलोपैथिक जैसे हमारा साधारणतः अंग्रेजी इलाज कहते हैं, आप लोग भी सुने होंगे, तो ये हमारी जो आयुर्वेदिक पद्धति है कि नेचुरोपैथी जो है, ये सदियों से है, पुरानी पद्धति है। आप एक बात बोल दे लंबी इलाज की, लेकिन लंबी इलाज लगता है, लेकिन इसका फायदा एक अलग रूप से है। कुछ जो हमारा एलोपैथिक में जो चीजें इलाज नहीं होता है, कुछ इस पाथी में, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक में इलाज संभव है, नेचुरोपैथी में संभव है। हमारी जैसे सर्जिकल है, एंटीबायोटिक है, इसमें हमारी महारत है। सिमिलरली आयुर्वेदिक में भी उनके स्पेशलिटी है, क्योंकि उनके स्पेशलिटी डायरेक्ट बता पाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं, लेकिन उसमें ऐसे नहीं है। बहुत सारे इलाज है, इसमें भी बहुत कारगर इलाज होता है। होम्योपैथिक में भी इस टाइप का बहुत ही कारगर इलाज होता है, नेचुरोपैथी में भी बहुत बढ़िया इलाज होता है। सबकी एक स्पेसिफिक फील्ड है। कुछ बीमारी में उनके मास्टरी है और कुछ बीमारी में हमारी मास्टरी है, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन में। तो इसलिए रुझान, क्योंकि उसमें पॉपुलर है, ये जो बोल रहे क्विक एक्शन होता है, क्विक एक्शन एलोपैथिक में होता है, इसीलिए लोग तुरंत दर्द है तो तुरंत हो जाता है, तो लोग ऑब्वियसली एलोपैथी के पास आ ही जाता है। लेकिन नहीं, आजकल सभी में, आजकल शासन भी बहुत हमारी जो अदर सिस्टम है ट्रीटमेंट की, उसके ऊपर भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो इसलिए लोगों के रुझान धीरे धीरे देख रहे हैं। लोग आजकल सजाग है, पहले जैसे नहीं है। वो आपने देखते हैं किस में किस प्रकार बीमारी में कहाँ जाना है, खुद डिसाइड करता है और बड़ा इंटेलिजेंटली डिसाइड करता है, और बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल विभिन्न जो पाथी में उनको फायदा मिलता है। जैसे माउथ कैंपेन मेरे पास अच्छा हो तो मैं दूसरे को बोला था, उस टाइप का हिसाब से आते हैं लोग, बढ़िया आते हैं। ऐसे कुछ बात नहीं है, लोग धीरे धीरे सब केयरफुल है, धीरे धीरे सब जगह अब लोग जा रहे हैं, सभी आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन भी है अब इस ओर अपनी संस्कृति की ओर भी ध्यान दे रहा है और आयुर्वेद को भी आगे बढ़ा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप पात्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए, बात की जाए तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि जो हम लोग नहीं जान पा रहे थे, सिकल जो रोग है उसे हम लोग नहीं जान पा रहे थे, उसके बारे में उन्होंने बताया और बारीकी से हमें समझाया कि सिकल रोग होता कैसे है और कैसे इसे बचा जा सकता है, उसके बचाव के कारण भी बताए और उसके इलाज भी बताया कि कैसे उसका इलाज किया जा सकता है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।